अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। कौमी असम्बली के गुज़श्ता रोज़ के इजलास में होने वाले हंगामे पर आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक्शन लेते हुए हंगामा राई और गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर 7 अरकान कौमी असम्बली के ऐवान में दाखिले पर अगले अहकामात तक पाबंदी आयद कर दी है। जिन अरकान पर पाबंदी लगाई गई उनमें तहरीक इंसाफ के 3 अरकान अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान, फ़हीम खान, जबकि नून लीग के शेख रोहेल असगर के अलावा अली गौहर और चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह शामिल है। अहकामात के बाद नून लीग के रुकन कौमी असम्बली अली गौर बलोच को ऐवान में दाखिल होने से रोक भी दिया गया। इस एक्शन के साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज असम्बली का इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद ही कार्रवाई शुरू किए बगैर यह कहकर मुअत्तल कर दिया कि हुकूमत और अपोजिशन अरकान मिलकर तय कर ले कि इजलास को कैसे चलाना है। इसके लिए उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को कहा कि पार्लिमानी कमेटी के 6 अरकान के नाम हमें दे दिए जाएं जो मिलकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई तजवीज़ करें और कमेटी जो भी फैसला करेगी उस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। साथ ही असद कैसर ने यह भी वाज़े तौर पर कह दिया कि जब तक दोनों जानिब से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती वो इजलास नहीं चलाएंगे। यहाँ अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ ऐवान में मौजूद हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से शायद ही कोई रुकन जो है वो हंगामा आराई में मुलविस ना हो, कुछ हैं जो नहीं थे, लेकिन एक्शन सिर्फ 7 लोगों के खिलाफ लिया गया, जबकि फुटेजेस में वाज़े तौर पर हंगामा आराई में मुलविस नजर आने वाले काबीना के कई अहम अरकान अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शेरी मजारी, शफकत महमूद के खिलाफ कोई एक्शन लेना तो दूर की बात, उनके नाम तक इस लिस्ट में शामिल नहीं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्लिमानी उमूर ही उन्हीं का काम है, ये क्यों नहीं चल रहे इस पर उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चलकर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ताल्लुक नून लीग से है उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सोहेल बड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कमेटी बना दी गई स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, आपने ओपोजिशन से रब्ता किया? अगर किया तो क्या कोई मस्बत जवाब आया? वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि स्पीकर साहब तो कह रहे हैं इस तरह से मैं असम्बली नहीं चला सकता अगर आप दोनों ओपोजिशन और हुकूमत साथ मिलकर ये फैसला ना कर ले कि ईवान को हमने चलाना है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आदिल शाहज़ेब बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखिए आदिल साहब, मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन समझदार लोग वो हैं जो मसाइल में से फिर हल भी निकाल लें। और आज जो ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर साहब को एक रिक्वेस्ट शायद की थी अपोजिशन लीडर मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि एक कमेटी आप बना दें जो कल के वाक़े पे कोई पार्लियामेंट्री कोई MNAs वगैरह की कमेटी आप बना दें जो उस पर देख ले कि जिसने जो गलती की है वो उस पर इन्वेस्टिगेट करे या उस पर अपना जो है कोई राय दे और उसका उसका कोई हल निकाले। तो वो फिर उनकी मंशा के मुताबिक उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया कि आप 6 मेंबरान, 6 या 7 जितने भी बनते हैं, 6 मेंबरान की आप एक कमेटी बना दें, 6 हुकूमत, 6 अपोजिशन। तो उसमें फिर इजलास को उन्होंने मौखिर किया कुछ देर के लिए और डायरेक्शन दी कि आप हुकूमत उनसे करे रब्ता जो है। तो फिर हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ गुफ्तगू हुई, कुरैशी साहब, असद उमर साहब, शफकत साहब, खान साहब तो नहीं थे, गुफ्तगू हुई और फिर ये डिसीजन लिया गया कि हम जाके उनसे रब्ता करें। तो अपने एलाइज को साथ लेके तो चीफ विप जनाब मोहतरम आमिर डोगर साहब के साथ और हमारे MQM से इकबाल मोहम्मद अली साहब और उसके साथ साथ हमारे जो हैं GD से मक्सी साहब जो है, और हम लोग गए उनसे मिलने। उस दौरान मीटिंग चल रही थी शहबाज साहब की और बिलावल साहब की और अपोजिशन की। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि चूँकि हमारी मीटिंग चल रही है तो फिर हम आपको इतला देते हैं। तो उस वक्त तो बात उनसे ना हो सकी, हम गए हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हम गए वहाँ, हमने उनसे इंगेज किया और उन्होंने कहा कि हम आपको नाम फिर बताते हैं, मशावरत चल रही है, डिस्कशन चल रही है, वो तो हो गया। और उसके बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो कुछ ही देर में बदकिस्मती से वही रेपिटेशन फिर हुई, लेकिन ज़्यादती ये हुई कि बाकायदा अपोजिशन बेंचेस से एक बोतल या कोई भारी चीज़ मारी गई हमारे अकरम चीमा साहब को, जो वहाँ तकरीबन उस वक्त बैठे हुए थे। वो कोई ना कोई सीट से आगे जा रहे थे ना कुछ कर रहे थे, ज़ख्मी हुए।
तो सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से डिमांड करता हूँ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से और जनाब बिलावल साहब से कि वो इसको कंडेम करें और ख़ुद भी डिसिप्लिनरी एक्शन लें। कि देखें, कल के वाक़यात अभी ताज़ा थे कि आज फिर उनके बेंचेस से ये हुआ। मैं मानता हूं कि हमारी तरफ से नारेबाजी कुछ हुई होगी, लेकिन उस तरह से माहौल नहीं था जिस तरह कल था। आज कुछ थोड़ी बहुत वोटिंग वो होती है जो कि शायद ना होती थोड़ी देर बाद, लेकिन उनकी तरफ से अटैक की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि एक एमएनए उठ के पीछे से दूसरे एमएनए पे अटैक करे। कल को इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो पहले तो मैं समझता हूं कि इनको अगर वाकई जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखते हैं तो उसको कंडेम करें। दूसरा, जहाँ तक हल की बात है, और आपने शायद इस प्रोग्राम में जो है बात भी करनी है मोहतरम शाहिद खान अब्बासी साहब से, साबिक वज़ीर आज़म साहब से, तो जब इखलाकियात की बात चल पड़ी है और डिसिप्लिन की बात और अच्छे रवैयों की बात, तो ज़रूर उनसे पूछिएगा कि चाहे जो भी रीज़न हो, जितना भी किसी का दिल दुखा हुआ हो, जितनी भी किसी की अना मजरूह हुई हो, साबिक वज़ीर आज़म कभी स्पीकर को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको जूता मारूंगा। दिस व्हाट ही सेड, दिस ऑन रिकॉर्ड। शाहिद खान साहब से उनसे पहले ये पूछिएगा कि क्या अच्छा अली साहब उनको कोई माजरत करने का उनका कोई इरादा इस पे है? बात कर चुके हैं और वो हमारे ही प्रोग्राम में माफी मांग चुके हैं, लेकिन आपने चूंकि पॉइंट रेस किया तो आज भी मैं उनके सामने ये अदम बर्दाश्त वाली और उनकी यही स्टेटमेंट उनके सामने रखूंगा। लेकिन ये आपसे समझना है कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर से दरखास्त की थी कि ये कमेटी बनाई जाए, तो अगर उन्होंने खुद दरखास्त की है बकौल आपके, तो फिर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही ओपोजिशन आपको ये क्यों कह रही है कि हम अपनी क़यादत से पूछ के आपको बताएंगे, अगर उनकी क़यादत नहीं आपके बकौल दरखास्त की है तो? जी, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्पीकर साहब ने बताया हमें कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। बहरहाल उनके नाम 6 या 7 जितने भी हैं मेरे ख्याल में कल तक आ जाने चाहिए, आ जाएंगे कल तक। आई एम वेरी होपफुल कि जहाँ दोनों तरफ थोड़ा जज्बात का भी मुजाहरा है, वहाँ दोनों तरफ इस ख्वाहिश का भी हमें पता है कि दोनों तरफ ये ख्वाहिश है कि अब ये इजलास आगे चले, बजट पे डिबेट हो। इम्पॉर्टेंट तरीन वक्त है पूरे साल में, बजट सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होता है। इसमें अगले माली साल के लिए पूरा जो है आपका फाइनेंशियल बिल पेश होना होता है, उस पर अपोजिशन अपने कट मोशंस डालती है, हुकूमती अरकान बोलते हैं, सब अपनी राय का इजहार करते हैं। और ये एक ऐसा बजट आया है जो पिछले 10-15 साल में शायद पहला बजट है जिसको बहुत बड़े तादाद में अवामी पजीराई जो है वो मिली है। तो मैं समझता हूँ कि द थिंग्स मस्ट गो ऑन। कल उसके लिए हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हमने आज भी हुकूमत की तरफ से की, हम आज भी गए। बदकिस्मती से अगर हमारे मेंबर को ज़ख्मी ना किया जाता अपोजिशन की तरफ से, तो शायद आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की स्पीच भी हो जाती और शायद और भी स्पीचें हो जाती, क्योंकि असद उमर साहब तैयार बैठे थे स्पीच करने के लिए। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह कल कोई बेहतर सूरत निकल आएगी और उम्मीद है कि कल शहबाज साहब अपनी मतलब स्पीच भी कर लेंगे। आप होपफुल हैं, लेकिन अली साहब एक सवालिया निशान जो स्पीकर साहब के एक बैलेंस स्पीकर होने और अवान को दोनों तरफ को लेकर चलने पर भी सवालिया निशान उठे, और आज जो लिस्ट उन्होंने जारी की जिसमें 6-7 एमएनए उसको बाहर किया गया कौमी असम्बली से आने में, उनमें 3-4 ऐसे लोग जो जिसमें मैंने नाम भी लिए जो वुज़रा थे, उनका नाम भी शामिल नहीं है, जो डेस्कों पे खड़े होकर किताबें फेंक रहे थे। देखिए अब कोई एमएनए आम एमएनए है या कोई वजीर है, सबके नाम डलने चाहिए थे, उनकी तरफ से भी 2-3 लोगों के नाम शामिल नहीं है, अपोजिशन के भी शामिल होने चाहिए। तो स्पीकर साहब को भी थोड़ा सा ना फिर सबको लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, बैलेंसिंग एक्ट तो वो नहीं कर सकते कि किसी को खुश करने के लिए तो किसी को उसमें डाल दें। ये वो तो है नहीं कि जो इस तरह हमारे देहात में बाज़ औक़ात पुलिस वाले करते हैं कि जुर्म को ये करता है उसके पूरे ख़ानदान को धर लिया जाता है। तो वो वीडियोज़ उन्होंने देखी हैं, जिसने मोहतरम मेंबर ने जो है वो गालियाँ देने का शर्फ हासिल किया है, क्योंकि ये ऐवान गालियाँ देने के लिए नहीं है। एहतजाज कोई भी करे, हुकूमती मेंबर अपोजिशन मेंबर करे एहतजाज, उसका राइट है, लेकिन एहतजाज के बहाने किसी को गाली देना, किसी की इज्जत से खेलना या हमला करना, चाहे कोई अपोजिशन का मेंबर हो, हुकूमत का मेंबर हो, या कोई वजीर हो या कोई मुशीर हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं जा सकता है। अली अमीन को, फिर मुराद सईद साहब डेस्क पे खड़े होके जो किताबें फेंक रहे हैं बजट की, तो मेरा सवाल सिर्फ ये, और अपोजिशन के भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो यही कर रहे हैं, तो फिर सबका नाम डलना चाहिए ना, जो जो वीडियो में है सबका नाम डालें, रिगार्डलेस ऑफ के कोई वजीर है या नहीं।
देखें इस पे तो जो अभी कमेटी उन्होंने कोई जो बननी है वो उसमें अपनी सिफारशात भी पेश करेगी, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये देखें सारे इवेंट में हम दो चीज़ें बोल रहे हैं कि हुकूमती हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा की आंख जख्मी हुई, आज सबने उसको देखा। क्या आपने अपोजिशन बेंचेस से खासकर उनकी खवातीन मेंबरान इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो उनकी लीडर हैं, या बिलावल साहब जो बड़ा ह्यूमन राइट्स की बात भी करते हैं, या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं और साबिक वज़ीर आला हैं, अपनी जमात के सदर हैं, कोई कंडमनेशन आपने सुनी है, कोई इजहार हमदर्दी के? बिल्कुल ये सवाल भी मैं शायद खाकान साहब के सामने रखूंगा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। दूसरा हमारे कराची से एमएनए मोहतरम अकरम चीमा साहब, वो बड़े वैसे जो उनको जानते हैं वो बड़े शरीफ आदमी हैं, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते, उधर वो बैठे हुए थे, वो तो एहतजाज भी नहीं कर रहे थे। उनको किस गुनाह की सज़ा दी है शहबाज शरीफ साहब के लोगों ने, किस बात की सज़ा दी है? तो पहले तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि माहौल को अच्छा करने के लिए वो खुद भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लें, नंबर 1। नंबर 2, आज जो कार्रवाई हुई है जो अपोजिशन की तरफ से ये हुआ है कि कोई इलीगल काम हुआ है, स्पीकर साहब ने जो मुअत्तल करके एक दिन के लिए स्पीकर साहब ने हुकूमती लोगों को भी मुअत्तल किया, उनको भी, और एक दिन के लिए है, और रूल 20 के मुताबिक उनके पास 100% इसका इख्तियार है। हाँ, एक दिन से ज़्यादा अगर उन्होंने किसी को मुअत्तल करना है तो रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक वो रूल 21 के तहत पूरे ऐवान से उस पर फिर वो उनके सामने पुट किया जाता है। अगर अक्सरियती वो उसको मंजूर करते हैं तो फिर एक दिन से ज़्यादा आप मुअत्तल कर सकते हैं, चाहे वो पूरा सेशन ही क्यों ना हो। एक दिन का इख्तियार स्पीकर साहब के पास है, उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक काम किया, कोई उन्होंने तजावज़ नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द नेशनल असम्बली के मुताबिक रूल 20 के तहत उन्होंने 100% लीगल काम किया है, और मैं समझता हूं अच्छा किया है। आखिरी सवाल आपसे, और वो ये कि स्पीकर कौमी असम्बली साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद का ऐलान हो गया है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी हो गया। आप तो कह रहे बात अच्छी तरफ चली जाएगी, लेकिन ओपोजिशन ने तो जहांगीर तरीन साहब के साथियों से भी राब्ता वाब्ता कर लिया, वो तो बिल्कुल किसी और मूड में लग रहे हैं। आप तैयार हैं अदम एतमाद के लिए अगर आ जाती है तो? देखिए वो उनका लीगल राइट है, अगर वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जनाब कासिम सूरी साहब के साथ जो बलूचिस्तान से डिप्टी स्पीकर हैं, जो बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, अगर वो बलूचिस्तान को इस एजाज़ से महरूम करना चाहते हैं तो आएँ, दे शुड ट्राई देयर लक, अपनी किस्मत देख लें। इंशाअल्लाह घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। हम अगर अफ़हाम व तफ़हीम की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें इस बात का एहसास है कि हुकूमत मामलात चलाती है, हुकूमत मामलात ठंडा रखती है, सिस्टम चलाती है, हम चला रहे हैं। बाकी जिसने अपने तीर व नश्तर इस्तेमाल करने हैं वो करे, उसके लिए तो हाजिर हैं। वो तो जुमे को उस पर वैसे ही वोटिंग होनी है। बाकी जहाँ तक मोहतरम स्पीकर साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने जज्बाती रिएक्शन किया है अपोजिशन ने, जो मेरा ख्याल है शायद वो पे नजर सानी करें। बाकी जहाँ तक कासिम सूरी साहब का ताल्लुक है, सूरी साहब जो हैं वो तैयार हैं, वो खान का सिपाही है, वो उन चीज़ों से डरता वरता हम लोग कोई नहीं है। कानूनी हक है अपोजिशन को, वो कर सकते हैं, उससे तो कोई उनको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल में स्पीकर साहब की हद तक मेरा ख्याल है ये जज्बाती कदम वो वापस ले लेंगे अपोजिशन, और कल जो है इंशाल्लाह मामला चल पड़ेंगे। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू। ये सवाल भी हम शायद खाकान साहब रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान ने 2-3 बड़े वैलिड सवालात रेस किए, खुद शाहिद खाकान अब्बासी के कॉन्डक्ट के हवाले से भी। हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले पार्लिमानी उमूर जो मसला बने हुए हैं, उसके वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से आपने उनको सुना, 2-3 सवालात उन्होंने रेस किए और उन्होंने बड़ी वैलिड बातें भी की, बल्कि ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे बातें कर रहे हैं। तो वो सारे सवालात अब सामने रखेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बनाई है, अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पे बनी है, तो फिर आपको तो बड़ा पॉजिटिवली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। आज ही जो कमेटी के मेंबरान हैं नाम आप दे देते। ये कहा जा रहा है कोई कमेटी नहीं है, नहीं, किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ना बननी है ना बननी चाहिए। ये पार्लियामान है, स्पीकर जिम्मेदार है। अगर कुछ होता है तो स्पीकर का काम होता है कि उसको रोके। तो अब स्पीकर ने सबसे पहला फैसला ये करना है कि यहाँ हुआ क्या है। वो वहीं बैठे हुए थे, वो नजर आता है।
लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं, हुकूमत के MNA, हुकूमत के वजीर हमलावर होते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया, हुआ ही नहीं है, हो सकता नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस ट्रेजरी बेंचेस पे होता है, हुकूमत का रुकन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये कभी होता नहीं है कि अपोजिशन से ऊंची आवाज में भी हुकूमत बात करे। भाई साहब, छोटी सी दरख्वास्त ये कि क्या उससे पहले आप लोगों जो ओपोजिशन बेंचेस की जानिब से प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ ऐसे खिताबात दिए गए? मैं सीधा सीधा कहता हूँ, वो कह रहे हैं जी इन्होंने डंकी राजा कहा इमरान खान साहब को, और फिर उसमें डिसाइड हुआ कि जी हम भी नहीं करने देंगे। डंकी राजा का जब वो तकरीर कर रहे थे, हाँ, मिनिस्टर ऑफ दी फाइनेंस, तो ये नारे लगते हैं, हर किस्म के नारे लगते हैं। तो शुरू आपने किया जी, नारे होते हैं ना, हम अपने बेंचेस पे खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें नहीं होंगी। ये चीजें हमेशा होता है, कोई नई बात तो नहीं है। सही, आप भी खड़े होकर बेंचेस पे नारे लगा लेते। तो आप नारे लगाएं तो ठीक है, वो नारे लगाएं तो फिर गलत है कि जी तकरीर नहीं करने दे। जी, माँ बहन की गालियां देंगे तो फर्क है ना थोड़ा। वो तो कंडेमेबल, उस पर तो माफी फर्क है। और जब वजीर दौड़ दौड़ के हमले करेंगे, किताबें मारेंगे, ये फर्क है। लेकिन अपोजिशन का काम स्पीकर साहब 5-5 किलो की जो सैकड़ों किताबें उधर उधर जा रही, उसको कैसे रोके? उन्होंने तो सिक्योरिटी बुलाई, सब कुछ, रोके रोके? स्पीकर को इलेक्ट करता है ट्रेजरी बेंचेस, उनको सीधा कह दे कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो हाउस नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब देखिए, गाली वहाँ से भी हुई। आज शेख साहब ने ये कहा, रोहेल अज़हर साहब ने, कि जी गाली पंजाब का कल्चर है, इधर से भी गाली दी जा रही। जब गाली देगा तो गाली देंगे लोग, लेकिन ये पंजाब का कल्चर तो नहीं है ना। नहीं, पंजाब का कल्चर है कि अगर आपको गाली देगा तो वापस गाली दी जाती है। तो आप डिफेंड करते हैं जो उन्होंने कहा कि पंजाब का कल्चर है। मैं ये कहता हूँ, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने जिंदगी में शायद किसी को गाली नहीं दी, लेकिन अगर मुझे कोई गाली देगा, मेरा हक तो बनता है ना। फिर वो गाली, उसको तवक्को होनी चाहिए कि गाली आएगी। अच्छा, गाली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हुकूमत कभी ये काम नहीं करती। मैं खुद वजीर रहा हूँ, मुझसे स्पीकर ने माफी मंगवाई है अपोजिशन से, एक नहीं 2-3 दफा, ठीक, कि आपने ये बात गलत की, इस तरह नहीं कहनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने माफी मांगी है। ठीक है, यहाँ पर हमले हुए हैं। आप फुटिंग देखे जरा, फुटेज देखे। लेकिन भाई साहब, फुटेज तो हमने चलाई है, कंडेम भी किया है, ये सवाल भी उठाया कि 4 मिनिस्टर्स, मुराद सईद, आपके अली अमीन गंडापुर, फिर शेरी मजारी, मतलब चोर चोर की आवाज़ें, मुराद सईद डेस्क पे खड़े हो गए, वो हमने कर दी हैं। वो गवर्नमेंट से सवाल थे, वो उनसे कर दिए हैं। अब मलिका बुखारी को भी तो यहाँ पे चोट लगी है ना, तो उस पर ओपोजिशन को भी माफी मांगनी। जब आप किताबें मारेंगे, दोनों तरफ से किताबें चलेंगी, ये तो नासिर बोसाल की तो आंख फटते हुए रह गई है। ठीक है, वो उसका भी कह रहे हैं, अकरम चीमा को भी आज बोतल मारी उन्होंने, वरना तो आज मामला ठीक हो। जब स्पीकर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बातें होंगी, ये नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहली बात ये कर रहा हूँ। लेकिन सर, लीडर्स ऑफ अपोजिशन को आप तकरीर करने दें, आप अपने बेंचेस में खड़े हो, जरूर एहतजाज करने अगर आपको शौक है। अब भाई साहब हमें, लेकिन अगर आप किसी को गाली निकालेंगे, आप किसी के मुंह के 3 फुट के फासले पर आकर उसको गालियां निकालेंगे, उसके खानदान को इश्तियाल दिलाना है ना। आपने इश्तियाल दिला लिया, चले एक दिन गुजर गया, आज क्या मसला था? हो सकता है वो चाहते यही हो कि अगर हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, इनको इश्तियाल दिलाओ और ईमान से सारे घर जाएं। ठीक है, तो आपको तो समझना चाहिए ना ये भाई। हम तो खड़े हैं, हम तो तकरीर करने खड़े हैं, आप तकरीर नहीं करने देंगे। ठीक, ये आपका रवैया है। सही। सारी नाकामी स्पीकर की है, सारी नाकामी स्पीकर की है। राइट। जब स्पीकर ये फैसला ना कर सके इस मामले में गलत कौन है, अंधे को नजर आता है कि हुकूमत गलत है। ठीक, हुकूमत कभी ये काम नहीं करती। इसी वजह से अदम एतमाद आप ला रहे हैं, पक्की बात है। अदम एतमाद, यहाँ कौन सा अदम एतमाद है? अदम एतमाद तो उस पर हो चुका है। जिस आदमी की, मतलब वैसी शोशा छोड़ा है ना डिप्टी स्पीकर, जिस आदमी की गवर्नमेंट भी ना सुनती हो, अपोजिशन भी ना सुनती हो, वो क्या स्पीकरी कर रहा है? नहीं, किस चीज का स्पीकर? अदम एतमाद वाला वैसी शोशा है या सीरियस एफर्ट? हम लाएंगे, वो हमारी मर्जी है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सब तैयार हैं इस पे। अच्छा जी, ठीक। अब भाई एतमाद एक एहतजाज होता है। सही। हुकूमत की पोस्टें अददी, जो स्पीकर की पोस्ट होती है, अददी बर्तरी पे नहीं होती, ये इखलाकी बर्तरी पे होती है। ठीक। ये हमेशा एक मॉरल स्टैंडिंग होती है स्पीकर की। मैंने 8 स्पीकर के साथ काम किया, हम में ये हिम्मत नहीं होती थी कि ऊंची आवाज में बात कर सकें।
ठीक। स्पीकर के सामने ये हिम्मत नहीं होती थी, वो कहीं बैठ जाओ और हम बैठे ना। मतलब अदम एतमाद का फैसला अटल है, उस पर होगा, लेकिन जो स्पीकर ने कमेटी बनाई है, यू आर सेइंग कि कोई कमेटी का मकसद नहीं है, तो कोई कॉपरेट आप नहीं करेंगे ना? कॉपरेट क्या करना है, स्पीकर फैसला करे गलती किसकी है, उसके बाद कमेटी बनती है। वो तो कह रहा है कि वो कमेटी बने और वो फैसला करेगी ना। स्पीकर का काम क्या है? राहुल भी कमेटी चलाया करे। अगर कोई सुनने को नहीं, स्पीकर फैसला करता है मेरे भाई, स्पीकर का काम होता है। वो कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, नाम लेकर फैसला करते हैं, आप कहते हैं ये बाइस स्पीकर है, ये भाई फैसला करे ना। कौन सा फैसला किया है? तकरीर कौन कर रहा है? लीडर ऑफ द अपोजिशन कर रहा है। स्पीकर का काम क्या है? उसको इज्जत देना, तहफ़्फ़ुज़ देना। हमला कौन कर रहा है? हुकूमत। तो जिम्मेदारी मेरी है अपोजिशन से। हम हमलावर हुए शहबाज शरीफ पर, कुछ अकल की बात करे। ठीक, चलें। शाहिद खकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आप पोजीशन के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक को सुना, शाहिद खकान अब्बासी साहब को। अली मोहम्मद खान पार्लिमानी उमूर के मिनिस्टर हैं, उनको आपने सुना। लिए चलेंगे ब्रेक के बाद आपको लाहौर, जहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे, जहाँ से सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको किसी की गलती नज़र आ रही है, या अपोजिशन की है या हुकूमत की, और बात आगे कैसे बढ़ाएं, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाहिद खकान अब्बासी और अली मोहम्मद खान साहब को तफसील से आपने सुना। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। वड़ाई साहब, जो 3-4 दिनों से पार्लियामान में हुआ आपके सामने है, अब क्या बिखरी हुई अपोजिशन अब आवाम को ये आस दे रही है कि जनाब अब कमेटी बन चुकी है और स्पीकर साहब के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आएगी? क्या ये आपको आर्जी लग रहा है अपोजिशन का इकट्ठे होना, या आप समझते हैं कि अब फासले ख़त्म हो चुके हैं अपोजिशन के? मेरा ख्याल है कि ना कोई अपोजिशन से उम्मीद लगती है ना हुकूमत से। दोनों तरफ का रवैया जो है, उसको जितना भी कंडेम किया जाए वो है। अपोजिशन जो है वो देखें, मुल्की सतह पर तो इत्तेहाद तोड़ रही है, और सिर्फ पार्लिमानी सतह पर एक तहरीक अदम एतमाद ला रही है, जिसके अंदर स्पिरिट नहीं है, गर्म जोशी नहीं है, वो हालात नहीं है जिसके मुताबिक इस तरह की तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है। इसलिए लगता है कि ये इसी रवा रवी में ये गुज़र जाएगा और ये इसका कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसका रवैया अपोजिशन वाला है। वो अपोजिशन की तकरीरें भी नहीं होने दे रही, वो पार्लियामेंट को उसने अखाड़ा बनाया हुआ है, और ऐसे लगता है कि जैसे वो अपोजिशन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। पार्लियामान की कार्रवाई ना होना जो है, इसमें हुकूमत का नुकसान होता है, और ये हुकूमत खुद ही, हुकूमती अरकान जो है वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं कि जिससे पार्लियामान की कार्रवाई ना हो जाए। किताबें फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दे रहे। तो दोनों का रवैया जो है, गवर्नमेंट का और अपोजिशन का, दोनों का कोई सुलझा हुआ रवैया नहीं है। बड़ा नाकाबिल फ़हम और बड़ा ही इमेच्योर जो है। अच्छा, इसका बड़ा से वे क्या हो सकता है? देखिए, स्पीकर साहब पर इल्ज़ाम है कि वो बाइस्ड हैं, और सदर मुमलिकत को भी ऐसे देखा जा रहा है जैसे वो पीटीआई के सदर हैं। और क्या मुक्तदर हल्के आपके ख्याल में क्या ये नहीं देख रहे कि नेशनल इंटरेस्ट के मामला जो हैं वो भी इस तरीके से हल नहीं हो रहे? उन्हें क्या कोई फिक्र हो सकती है? किस तरफ वे फॉरवर्ड क्या है मौजूदा माहौल में? देखिए, गुजारिश यह है कि सियासत एक कुल का नाम है, मईशत एक जुज़्व है। अगर कुल ठीक ना हो तो जुज़ ठीक भी हो जाए तो वो ज़्यादा देर ठीक नहीं रह सकता, वो फिर ख़राब हो जाता है। क्योंकि सियासत का असर ना सिर्फ गवर्नेंस पर बल्कि मईशत पर, हर शोबे पर पड़ता है। तो ये जो सियासी दंगल लगा हुआ है, डेफिनेटली इससे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। चाहे मुक्तदरा हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। शायद कोई गैर जमहूरी अगर किसी के इरादे हों या कि कोई मार्शल लॉ लगाना चाहता हो तो शायद उसके ये फ़ायदे में हो, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा कोई फ़रीक नज़र नहीं आ रहा जो मार्शल लॉ लगाना चाहता हो। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी फ़रीक के फ़ायदे में भी नहीं है जो किया जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमेच्योर बलूगत ना होना, और सियासी जो है जिस तरह से मेच्योरिटी होती। पहले क्या होता था कि लोग पार्लियामेंटेरियन की तकरीरें सुनते थे, पार्लियामान से लोग सबक सीखते थे, उसके अंदर तकरीरी एक तरह का मुकाबला होता था, और बड़े बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन तकरीर करते थे बजट के ऊपर।
तो आप देखें कि बजट के ऊपर ना तकरीर होने दी जा रही है, ना कोई बहस हो रही है, यकतरफा चल रहा है मामला। तो ये अफसोसनाक ही कहा जा सकता है, ये कोई पार्लिमानी या जमहूरी रवायात नहीं है ये, बल्कि ठीक। अच्छा सर, एक कैसा तासुर है कि शहबाज शरीफ के चूंकि मामलात उस जगह पे ठीक हो गए हैं, तो खान साहब अब चाह रहे हैं कि जी हमें नहीं चलने देंगे तो मैं उस तरफ भी मामलात को नहीं चलने दूंगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई को ये सूट करता कि शहबाज शरीफ को पार्लिमान के अंदर काम करने देते, ताकि जो बाहर फ़ज़ा थी, जो मरियम साहिबा और नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, ताकि वो थोड़ा पीछे चला जाता और उसकी बजाय सारी मूवमेंट जो थी वो पार्लिमान के अंदर आती, तो इससे इमरान खान ताकत पकड़ते बजाय इसके कि वो कमज़ोर होते। अगर कल को फिर ये जलसे शुरू हो गए अपोजिशन के, तो फिर पार्लिमान से बाहर सियासत आ जाएगी और फिर शहबाज शरीफ के हाथ से निकल जाएगी। तो इस वक्त शहबाज शरीफ को मौका देना मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए बेहतर था। उनके 2 साल आसानी से गुजर जाते, लेकिन लगता है कि अपोजिशन हुकूमत जो है वो किसी ट्रैप में आई हुई है। वो शायद वाकई ये समझती है कि शहबाज शरीफ को मौका देने का मतलब ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अंडरस्टैंडिंग भी हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग बेटर वर्किंग की हो सकती है। हुकूमत के बदलने की तो फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, ना मेरा ख्याल है कोई बदलना चाहेगा इस वक्त। और अगर कोई बदलने की कोशिश भी होगी तो फिर इमरान खान ज़रूर उसकी काउंटर जो थे वो एक्शन लेते। अभी तो कोई ऐसी सूरत ही नज़र नहीं आ रही। अभी तो देखें बजट आया है, अच्छा और बजट वो होगा। है। अच्छा बड़ा साहब, ये जो मईशत पे थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या सिचुएशन है। तो इम्प्रेशन अब ये सामने आ रहा है कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो चुका है और पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। आपसे सुनेंगे। जी, मेरा ये ख्याल है कि मईशत में कुछ बेहतरी दिखाई है पीटीआई गवर्नमेंट ने, और इससे काफ़ी रिलीफ अपोजिशन मिला है गवर्नमेंट को। लेकिन सवाल मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जो मईशत है ये इकाई है, मईशत जो है ये एक जुज़्व है, असल सियासत कुल है। अगर मुल्क की सियासत ठीक ना हो, आप मईशत ठीक भी कर लें तो मईशत बिगड़ जाती है। आप देखें नवाज शरीफ के ज़माने में मईशत ठीक थी, सियासत ठीक नहीं थी, तो बिला आखिर मईशत भी बिगड़ गई और सियासत भी बिगड़ गई। तो इसलिए जब तक सियासत ठीक ना हो, जब तक पार्लिमान की कार्रवाई आराम से ना चल रही हो, गवर्नमेंट और अपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, लेजिस्लेशन ना हो रही हो, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है। चले साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ तजावुज़ात के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जो हैं बड़े अहम, वो सामने आए हैं, 2-3 दिनों से रिपोर्ट हो रहे हैं। उस पर सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है वो आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता 3 रोज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद कराची में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में होने वाली इन समातों में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मुसलसल तनकीद की जद में, चाहे गैर कानूनी तजावुज़ात का मामला हो, गुजर नाला केस हो, शहर में पानी की अदम फराहमी का मामला हो, हर एक मसला जो है वो सिंध हुकूमत का जिस तरह से तनकीद हो रही है उनका किरदार सवालिया निशान बनता जा रहा है। आज भी होने वाली समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम सरकारी ज़मीन से तजावुज़ात ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया है और कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सिंध की ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक केस की समात में अदालत ने यह कहा कि 2007 से रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने की कोशिश हो रही है, अब तक वो नहीं हो सका। आज की इन समातों से पहले भी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध हुकूमत को मुसलसल आड़े हाथों लिया जाता रहा है। गुज़श्ता रोज़ की समात में चीफ जस्टिस का उनके ये रिमार्क्स है कि सिंध हुकूमत के पास सिर्फ एक ही मंसूबा है कि बद से बदतर बनाओ, सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। उनके बकौल सिंध में हुकूमत है या नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। चीफ जस्टिस साहब 3 रोज से कराची में मौजूद हैं, उनके रिमार्क्स काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, तजावुज़ात का मसला है, काफ़ी अरसे से ये चल रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ये कहने पर मजबूर हुए कि पूरे कराची और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, हमें गोरख धंधा नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? देखें, चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक भी खुशकिस्मती से कराची से ही है जी, और
जिन अदवार में ये सारी चीज़ें होती रही हैं, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब कराची में थे, और इस वक्त अगर 2-3 मेजर आप मिसालें ले लें जिन इलाकों का उन्होंने जिक्र किया है जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, चाहे वो गुज्जर नाले के आसपास होने वाली इंक्रोचमेंट्स हों या उनकी लीजेस हों, चाहे वो पवेलियन एंड क्लब हो जो अलादीन पार्क के पास है, उसके साथ है, उसकी ज़मीन पर है, चाहे वो और ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनको उन्होंने तोड़ने की बात की है। इनमें से अक्सर जो काम है वो सारे पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए, और करने वाले वो लोग थे जो आज पारसा बने हुए हैं और नफीस लोग बने हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी गलत काम किया बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब इस किस्म के एक्शंस होते हैं तो हमें उस एक्शन के नतीजे में जो लोग मुतासिर होते हैं उनको भी देखना चाहिए। अगर पवेलियन एंड क्लब जो है वो गलत बना, या अलादीन पार्क पर जो मार्केट बन गई, जो शॉप्स बन गई वो गलत बनी, लेकिन उनको एक अच्छा खासा अरसा हो गया और वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और वहाँ पर लोग अपना कारोबार कर रहे थे, और अगर अचानक से उन तमाम चीज़ों को तोड़ दिया जाएगा तो ठीक है, कोई ये गलत काम हुआ था वो तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे हज़ारों फैमिलीज जो है वो मुतासिर होती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी एक इस अंदाज में ये चीज़ें होना मुनासिब नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि फैसला उस पर अदालत का आए, लेकिन कोई एक वक्त मुकर्रर हो ताकि वो लोग रीसेटल हो सकें और कहीं और जाकर अपना कारोबार कर सकें। अब हो तो ये रहा है कि एक दिन जाके लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया और अगले दिन वहाँ पर खंडर बने हुए थे और वो बिल्कुल मुतासिर हुए। इसी तरह अगर किसी प्रोजेक्ट को तोड़ने की बात की जा रही है तो वहाँ पर लोगों ने बेचारे का अपार्टमेंट्स बुक करवाए होंगे, अच्छी खासी उन्होंने रकम अदा की होगी, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी बिल्डर होगा उसने अपने पैसे भी निकाल लिए होंगे, अपना मुनाफा भी निकाल लिया होगा। अब बिल्डर की गलती है, सरकारी इदारों की गलती है, लेकिन उस पर जो सैकड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की या अपने रहने के लिए घर खरीदे उनका कोई कसूर नहीं है। अब जो मुतासिर होंगे उसमें जो जो इमीडिएट उसके इफेक्टिव होंगे वो लोग। अच्छा, बड़ा सईद गनी साहब तफसीली मौक़िफ़ आपका आ गया, आपका नुक्ता नज़र है, लेकिन देखिए गुजर नाले के इर्द गिर्द 30-40 साल से जो है लीज घरों को मिसमार करने के अलावा नस्ला टावर और अलादीन पार्क में कायम दुकानों को मिसमार करने के अहकामात भी दे दिए गए आप लोगों को। अब जो माफिया जिन्होंने ये तामीरात करवाई, खरबों रुपए बनाए, सिंध हुकूमत ने उन लोगों को तकरीबन माफ़ कर दिया, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है सिंध में। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। ठीक, देखें, हुकूमत को कोई एक चैलेंज नहीं होता, हमारे सामने 10,000 चीज़ें होती हैं जिनको आपने फेस करना होता है। मैं ये आपसे कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर गलत का कोई बिल्डिंग बन गई है तो वो कोई एक दिन में नहीं बनी होगी, एक महीने में नहीं बनी होगी, उसको बहुत सारा वक्त लगता है, और बहुत सारी चीज़ों पर इस पे अदालती कार्रवाइयाँ भी होती हैं। कुछ लोग खुद कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग बिल्डर्स के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ सर मुख्तलिफ फैसले मुख्तलिफ औकात में आते रहते हैं। मैंने तो कई ऐसी मिसालें आपको दे सकता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हो और अगर सरकारी इदारे उनको तोड़ने जाएं तो कोई अदालत उस पर स्टे ऑर्डर दे देती है और उस स्टे ऑर्डर के दौरान वो बिल्डिंग तामीर हो जाती है। अब अगर इस किस्म की चीज़ें भी आपके सामने मौजूद हो तो हुकूमत तनहा जो है ना वो सारी चीज़ें नहीं कर सकती। उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। ये ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बैठा था उसने पूरे इलीगल काम करवा दी और कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई एक सरकारी इदारा था जो सारे गैर कानूनी काम करता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ औकात में इदारे इसके अंदर ये चीज़ें करते रहे, मुख्तलिफ औकात में जमातें इसके अंदर करती रही हैं। देखिए कराची शहर में ये जिस केस के ऊपर जब ये चीफ जस्टिस साहब यहाँ आते हैं और जो एक वो इशू होती है लिस्ट, कॉज लिस्ट जब जारी होती है, अगर आप उसको देखें तो उसमें सबसे ऊपर जो केस होता है नेमतुल्लाह खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध या पता नहीं मुख्तलिफ इदारे उन्होंने बनाए हुए उसके अंदर रिस्पोंडेंट्स में। वो केस था क्या? वो केस तो वो था कि एमक्यूएम के दौर में जो पार्क्स थे, जो ग्राउंड्स थे, जो पब्लिक प्लेसेस थी, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट करा दी गई, उनको लीजेस दे दी गई, वहाँ आबादियाँ करा दी गई और उसको खाली करने के लिए जो नेमतुल्लाह खान साहब ने केस किया था। ठीक है, वो केस कोई पीपल्स पार्टी के दौर के खिलाफ थोड़ी था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ थोड़ी था, वो तो एमक्यूएम के खिलाफ था। अब अगर उस केस की बुनियाद पर भी आप जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उन तमाम जिम्मेदारों के चेहरे आपके सामने हैं, कोई फैसले उनके सामने आना चाहिए। अगर सईद गनी कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी आना चाहिए, अगर कहीं मुस्तफ़ा कमाल है एमक्यूएम का कोई और शख्स उसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी आना चाहिए। यहाँ जो एक पूरी सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि पूरे के पूरे इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी के हुकूमत में आने से पहले ये चाइना कटिंग जो है वो होना शुरू हो गई थी। मेरे अपने इलाके में जहाँ से मैं यूसी का चेयरमैन था 2 मरतबा, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट की एक ज़मीन थी जिस पर एमक्यूएम ने इंक्रोचमेंट कराई, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुई।
अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जी वहां से सबको उठाओ, तो भाई अब तो वहाँ हजारों घर बन गए। जब हो रही थी तो मैं अकेला चीख रहा था, मैं आवाजें उठा रहा था, मैं खत लिख रहा था, कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। आज जब आबादी हो गई है तो फैसला आ गया जी उठा दें। भाई कैसे उठाएंगे आप उनको? हजारों घर वहां पर हैं, जिनको मिला था वो बेच के चले गए, फिर उसने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा। गरीब लोगों ने अपनी सारे पैसे लगा के वहां पे घर बना दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको इस तरह से शायद करना कि जी आज ये तोड़ दे कल वो तोड़ दे, ये मसले का हल नहीं है। अगर आपने रिजॉल्व करनी है, चीजें ठीक करनी, और मैं समझता हूँ कि हमारे मोहतरम जज साहिबान की नीयत बिल्कुल ठीक है, वो चाहते हैं कि कराची के अंदर जो गलत काम है वो ठीक हो जाए, आइंदा गलत काम ना हो। तो उसके लिए कुछ वक्त लगेगा और हुकूमत के ऊपर इतना मिसट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने अच्छे काम करने होते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को फिर सपोर्ट करें ना आप, हुकूमत के साथ खड़े हों, हुकूमत को अपने साथ खड़ा करें ताकि चीजें साथ चलें। और अगर हमने कहीं किसी को हटाना भी है तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान हो कि अगर हमने ये 10,000 लोग यहाँ से हटाने हैं तो 10,000 लोग की आबाद करने हैं, उसके वसाइल कहाँ से आएंगे, उसको किस तरह बिठाएंगे, ये सारी चीजें जो है एक मैं समझता हूँ कि टाइम। अच्छा सईद गनी साहब, अगेन बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया और आपके पास अपने रीजंस हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है कि बद से बदतर बना दो। अब सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जी सिंध में हुकूमत है या नहीं है पता नहीं है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपकी कारकर्दगी से अच्छे खासे नाराज हैं। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो वो फिर अदालत अपने फैसले के अंदर लिखे। जो फैसला उस दिन आया उस फैसले में इस चीज का कहीं तस्करा नहीं है, बल्कि उस दिन के फैसले में गवर्नर हाउस में रेलवे के हवाले से होने वाली मीटिंग्स का तस्करा है। उस फैसले में जो रेलवे के फेडरल मिनिस्टर हैं उनके मुतलिक बड़ी सख्त जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जो बातें सिंध हुकूमत के मुतलिक कही गई वैसी कोई फैसले के अंदर कोई बात नहीं है। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध ने बावजूद मुश्किलात के, हम ये भी मानते हैं कि आज भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल तलब हैं, और हम ये भी मानते हैं कि शायद हमारे अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, हम जितना हमें काम करना चाहिए हम नहीं कर सके। लेकिन ये कहना कि जी सिंध में कुछ नहीं हो रहा बाकी जगहों में सब कुछ हो रहा है, तो मैं बसद एहतराम इससे इख्तलाफ करता हूँ। सूबा सिंध में जो हेल्थ की फैसिलिटीज लोगों को मुफ्त में मिल रही है वो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग सूबा सिंध के अंदर इलाज करवाने आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, बेहतरीन स्टैंडर्ड की उनको ट्रीटमेंट मिलती है। सूबा सिंध ने सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, सूबा सिंध ने सबसे ज्यादा कैडेट कॉलेजेस बनाए हैं, सूबा सिंध ने सबसे ज्यादा पब्लिक स्कूल बनाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन 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 फील्ड्स में, जिन सेक्टर्स में किसी भी हुकूमत को ज्यादा काम करना चाहिए हमने किए हैं। लेकिन तासुर ये देना कि जी बाकी पूरे मुल्क में तरक्की सिंध में कहीं नहीं है, तो थरपारकर के मुतालिक इतनी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ ये थरपारकर, एक मरतबा मेरी गुजारिश है कि आप भी जाइए, जाकर देखिए कि थरपारकर किस तरह चेंज हुआ है, और आज से 10 साल 12 साल पहले थरपारकर क्या था और आज थरपारकर क्या है। अगर तो सूबा सिंध में कुछ नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो हर आने वाले इलेक्शन में 2008 में हमने जीता, 13 में हमने उससे बेहतर जीता, 18 में हम उससे बेहतर जीते, और आज जितने जिमनी इलेक्शंस हुए हैं सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी ने 18 के इलेक्शंस के मुकाबले में ज्यादा वोट लिए हैं। कराची में वो सीट जिसमें 5वें नंबर पे थे हमने वो सीट जीत ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक मयार होता है किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने का, उस मयार पर हम पूरे उतर रहे हैं और लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। बाकी ऑब्जर्वेशंस देना, बहरहाल देना तो नहीं चाहिए जय साहिबान को, लेकिन दे रहे हैं, हम सर तस्लीम खम किए देते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं। चलें सईद गनी साहब, आपका नाज़रीन तफसीली पॉइंट ऑफ व्यू सिंध हुकूमत का सईद गनी साहब ने आपको दे दिया है, तो हमने आपके सामने बिल्कुल उसको उसी तरह चला दिया। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।